हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक चौबे और हमारे आज की गेस्ट हैं सुमित मिश्रा सर, जिन्हें 9 साल का एक्सपीरियंस है बच्चों को कैट, जैट और जीमेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का। वो एक बुक के ऑथर भी हैं जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और वो बच्चों को 125 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में गाइड कर चुके हैं। सर खुद एक इंजीनियर है, तो वो बच्चों को टेक्निकल साइड में भी मदद कर सकते हैं, इससे बच्चों का प्लेसमेंट हो सके या वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को भी क्रैक कर सके। चलिए तो चलते हैं सीधा पॉडकास्ट की तरफ। हेलो सर, और वेलकम आपका क्रूड टॉक्स पे। और सर हम लोग डिस्कस करने वाले एप्टीट्यूड के बारे में। तो सर मैं आप चाहूँगा आप थोड़े शॉर्ट में समझा दें कि सर एप्टीट्यूड होता क्या है। देखो, अगर आपने बोला शॉर्ट्स में तो मैं उतनी ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं, 2 वर्ड याद रखो। एप्टीट्यूड मिक्सअप 2 वर्ड, नॉलेज प्लस एटीट्यूड। एटीट्यूड कि अगर किसी बच्चे के पास नॉलेज है या नहीं है, हम वह भी चेक करते हैं, और उसकी एटीट्यूड कैसी है वह भी हम चेक कर सकते हैं। और इसीलिए आज के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका फर्स्ट राउंड ही एप्टीट्यूड राउंड होता है। सर ये भी मेरे को जाना सर, मतलब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सर एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एट लास्ट जब मैं उस कंपनी में काम करने जाऊँगा तो सर मेरे को नहीं लगता कि सर एप्टीट्यूड कंपनी के कोर में काम आएगा। क्योंकि सर मतलब जो आपने भी मेरे को सिखाया कि एप्टीट्यूड क्या है, मतलब हाँ वो जनरल नॉलेज है, वो तो समझ गया मैं, पर काम किधर आएगा फिर कंपनी में? बेटा बहुत ज़्यादा काम आएगा एप्टीट्यूड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि एप्टीट्यूड से थोड़ा सा हटके हम अपनी सीवी या रिज्यूम तैयार करते हैं, हम वहाँ बात करते हैं, हम उसमें अचीवमेंट में लिखते हैं हमने ये स्पोर्ट्स खेला था, हमने ये गेम, हम इस टीम का लीड कर रहे थे, हमने ये इवेंट कोऑर्डिनेट करवाया। उसका क्या यूज़ आना है वहाँ? वो इंडिकेट करता है कि आपके अंदर टीम के साथ काम करने की कैपेबिलिटी है। सेम वे में जब आप एप्टीट्यूड टेस्ट होता है तो एप्टीट्यूड का सिंपल सा वर्ड मैंने क्या बोला कि नॉलेज प्लस एटीट्यूड, यानी वो आपकी स्किल्स के बारे में बात करता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बताता है, आप कैपेबल हो या नहीं हो इसके बारे में बताता है, आपकी गेनिंग कैपेसिटी है या नहीं है। क्योंकि एप्टीट्यूड के अंदर क्वेश्चन कहाँ से होते हैं? कोई नया क्वेश्चन आता है, अगर मैं मैथमेटिकली किसी बच्चों को एप्टीट्यूड नहीं पता है तो वो एक क्वेश्चन देख करके बोलेगा या तो मैथ्स का क्वेश्चन है। बेसिकली क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को दिखाओ तो बोलेगा ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, या रीजनिंग के थोड़े बहुत क्वेश्चन दिखाओ तो बोलेगा ये तो मेंटल एबिलिटी है। वही तो मिक्सअप होकर एप्टीट्यूड आए हैं जो आपने 6, 7, 8 क्लास में पढ़ा हुआ था, उसमें से आपके पास कितना मेमोरी है। आपको उस समय जो फैकल्टी एग्जाम्पल्स के साथ समझा रहे थे वो कितने पॉइंट्स आपके पास तैयार हैं। बेटा ये फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितना आ रहा है, ये फर्क पड़ता है कि आप उसमें से कितने गेन करके रखे हो और पॉइंट आने पे आप कितना उसका यूज कर पा रहे हो। तो वो मतलब वो एक क्वालिटी दर्शाता है कि हाँ आप थ्रू आउट दी कंपनी कैसे काम करोगे, और कुछ पहले सीखो तो बाद में कैसे यूज़ कर। बाद में कैसे यूज करना है आप सेकेंडरी। मैं अगर एप्टीट्यूड की बात करूँ ना कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेनली 3-4 पॉइंट है कंपनी के। अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ एप्टीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आज के समय में सबसे पहला काम होता है कि हम इकोनॉमिकली किसी चीज़ को इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस से चेक करते हैं ये फिजिबल है या नहीं है हर एक चीज़ को। सो सबसे पहला एप्टीट्यूड टेस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इकोनॉमिक फिजिबल है। क्योंकि अगर मुझे आपके कैंपस में आकर के बच्चे की हायरिंग करना है, मुझे कॉलेज ने डाटा 3000 बच्चे का दे दिया, मैं 3000 बच्चे के लिए अब सोच लो मुझे एक इंटरव्यू करवाना है, मुझे 10 या 20 हायरिंग करके लेके जाना है, मुझे कितना मैन पावर लगेगा वहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए। सो मेरा टारगेट ये हो गया कि फर्स्ट राउंड में मैंने एप्टीट्यूड राउंड करवा लिया जहाँ हमें मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ी। सिंगल एक पर्सन कोई क्वेश्चन सेट कर दिया, आपको ऑनलाइन अलॉट हो गए, आप कहीं भी बैठ के टेस्ट दे रहे हो, मैं आपको मॉनिटर कर रहा हूँ। इवेंटली कंपनियां आती भी नहीं एप्टीट्यूड टेस्ट के दिन, वो आपकी लैब के अंदर करवाती है और बोलता है मेरे को लैब का सीसीटीवी एक्सेस मुझे दे दो आप। क्यों? वहीं बैठ करके अपने ऑफिस से मॉनिटर कर रही है कि कौन सा बच्चा ढंग से एप्टीट्यूड टेस्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। मैन पावर रिड्यूस हो गया और मुझे सिलेक्टिव बच्चे आ गए। 50-70% बच्चा फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एप्टीट्यूड राउंड में मिनिमम 50, मैक्सिमम 70-80% बच्चे को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो पहला पॉइंट तो हुआ इकोनॉमिकली। सेकेंडरी, मुझे ये भी पता चल चुका है कि बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है या नहीं है, गेनिंग कैपेसिटी है या नहीं है, जो पॉइंट्स आज उसे ट्रेंड किया जा रहा है वो रिमेंबर है या नहीं है, या वो आज रट करके सेमेस्टर एग्जाम की तरह 3 मंथ में रटा। और इंजीनियर्स को तो वैसे ही बोला जाता है लास्ट नाइट फाइटर, कि वो एक रात पहले क्वेश्चंस देखे और जाकर के लिख के आगे, क्या वही है या उसका अप्लाई करना जान रहा है।
आपको ये भी पता होना चाहिए कि 4 कंडीशन आए, किस कंडीशन में आप कौन सा चीज़ यूज़ करोगे। काफ़ी अच्छी तरह समझाया सर आपने कि हाँ मतलब एप्टीट्यूड एज सच आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करा, आपका एटीट्यूड टेस्ट कर। एटीट्यूड टेस्ट कर, मैंने पहले ही बोला नॉलेज प्लस एटीट्यूड दोनों चीज़ टेस्ट करता है, नॉलेज टेस्ट नहीं, दोनों चीज़ें टेस्ट होती है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी फ्यू डेज वाले एक इंटरव्यू में देख रहा था और बड़ा अच्छा सा पॉइंट था कि बात हो रही है कि आमिर खान ने 2 मूवी बनाए। एक मूवी था दंगल, दूसरा मूवी था 3 इडियट। दोनों में देखो कितना कंट्राडिक्ट है। दंगल में बापू सेहत के लिए तू हानिकारक है, 3 इडियट में बोलता है जो मन में आ जाए वो कर लो। एक ही ने काम किया है, मैं उसी से पूछा गया कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा मूवी आपके लिए बेस्ट है। मैं एक अगर 3 इडियट्स अच्छा है मेरे लिए। दोनों का अलग अलग पॉइंट है। अगर बच्चा अभी टीनेजर है, बिलो 15-16 है, तो उसे एक गार्जियन की जरूरत है। उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो समझ पाए। हमने सर दुनिया देखी नहीं है एक्चुअल में। उसे नहीं पता है, तो उसे इसीलिए वहाँ पे दंगल वाली कहानी होनी चाहिए उन बच्चों के साथ। जब आप कॉलेज में आ जाते हो तब आपने इन्वायरमेंट देख लिया, शायद आपके पेरेंट्स वहाँ तक पहुँचे नहीं। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने से बेस्ट जगह पे भेजता है। सो अब वहाँ पे आप इस लायक हो गए कि आप खुद डिसीजन लो। तो सिमिलर है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी कि एक ही पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के 2 बच्चा कंप्लेन लेकर के आता है। मेरी क्लास में 2 बच्चा लेट आता है, मुझे उसके फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है कौन जेन्यून है, कौन जेन्यून नहीं है। अगर मैं एक लेट एंट्री की ही बात कर लूँ तो सेम वे एप्टीट्यूड आपको सिखाता है कि आप कितने कैपेबल हो, आप डिसीजन ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। और सेकेंडरी, एप्टीट्यूड का एग्जाम कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव? क्यों ऑब्जेक्टिव ही क्यों, सब्जेक्टिव क्यों नहीं? अगर उस क्वेश्चन को देखा जाए तो हम सॉल्व तो सब्जेक्टिवली कर रहे थे, सॉल्व तो हमने सब्जेक्टिवली किया, बट आंसर टिक करते समय मैं ऑब्जेक्टिवली क्यों हो गया, इस पॉइंट के बारे में कभी सोचा? इंडिया के अंदर जितने भी जॉब्स हैं या वर्ल्ड के अंदर, वो 2 तरह के हैं। एक होता है जिसमें हमें ऊपर से एक हायरार्की बनी हुई है, रूल्स बनाए हुए हैं, ऑर्डर चल रहे हैं, मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना है। और एक होता है जहां आप डिसीजन मेकर हो। तो जितने भी नॉर्मल्स एग्जाम है या किसी कंपनी में आप जा रहे हो, आप फर्स्ट डे जाते ही डिसीजन मेकर नहीं हो जाते हो। सो आपको ट्रेंड किया जाएगा, ट्रेनिंग बेसिस पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट एप्टीट्यूड है। लेकिन इसी को सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक आईएएस एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, क्योंकि वो बच्चा जब वहाँ से ट्रेंड होकर निकलेगा तो उसे एक डिस्ट्रिक्ट संभालना मिलेगा, वहाँ का कंप्लीट डिसीजन उसका होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसे किसी को रिपोर्ट नहीं करनी होगी थोड़ी देर के लिए। सो दोनों पॉइंट है। एप्टीट्यूड क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझ में आ गया कि आपको जो ट्रेंड कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कि मेरे मन में ये चल रहा है मैं तो यही करूँगा, नहीं, वो रूल्स बने हुए, आप उस नॉर्म्स को, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। ऐसे तो अब सर इम्पोर्टेंस तो मेरे को पता, मतलब हम लोग सबको व्यूअर्स को पता चल गई होगी, पर सर अब प्रिपेयर कैसे करें इसके लिए? देखो, एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन डिफरेंट इंडिया के अंदर सबसे टफेस्ट जो एग्जाम है एप्टीट्यूड का, दैट इज कैट का एग्जाम है। कैट तो काफ़ी डिफिकल्ट है। काफ़ी टफ है। मैं कैट के एज अ कैट ट्रेनर ही लास्ट 10 ईयर से काम कर रहा हूँ। एप्टीट्यूड हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैट के लिए भी प्रिपेयर करवाती है, हम कैंपस प्लेसमेंट के लिए भी जाते हैं। सो एप्टीट्यूड चाहे आप किसी के लिए भी कर रहे हो, हाँ डिफ़िकल्टी लेवल भले ही चेंज होता जाएगा। प्रिपरेशन करने का एक्चुअली मैंने क्या बोला, एप्टीट्यूड क्या है, नॉलेज प्लस एटीट्यूड। तो ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, ये आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। रही इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो प्रिपरेशन के लिए आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका फॉर्मेट क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का एप्टीट्यूड टेस्ट का लेवल क्या है। फिर उसमें आप ये फाइंड आउट करो कि इसमें मेरी क्या क्या वीकनेस है, मुझे किस किस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसे हर एप्टीट्यूड के लिए, मतलब मेरे कैंपस में अगर 10 कंपनीज आ रही हैं तो मेरे को हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा कि सर कुछ कॉमन भी तो होता होगा ना? 100% सारे कॉमन है। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की मैं सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, किसी भी कैंपस में आ रहे हैं तो उसका एप्टीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा, सिर्फ पेपर पैटर्न अलग हो सकते हैं। कोई 20 क्वेश्चन पूछ के जा रहा है, कोई 30 पूछ रहा है, कोई 35 पूछ रहा है, कोई 50 पूछ रहा है, और सिमिलरली पैरेलल टाइम लिमिट अलग अलग होंगे। नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर के मैक्सिमम 2 मिनट्स तक आपको एक क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए एप्टीट्यूड के मिलते हैं।
अब बात करते हैं प्रिपेयर्ड कैसे करें। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट मैंने क्या बोला, एप्टीट्यूड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या आपसे दिख रहा है, स्मार्ट वर्क आपका ढूंढ रहा है, आपका हार्ड वर्क नहीं चाहिए। मैं क्लास में एग्जांपल देता हूँ, लेबर नहीं बनना है, स्मार्ट वर्कर बनो। एक इंजीनियर एक पेपर पे एक डिज़ाइन तैयार करता है, वो 5000 लेता है, एक लेबर पूरे दिन उस डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करता है, 300 या 400 रुपीज़ उसे मिलता है। सो अगर मैं बात करूँ एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन में भी वही स्मार्टनेस दिखाई है। मैंने पहले दिन से बता रहा हूँ कि एप्टीट्यूड का मतलब 6, 7, 8 और 9 हार्डली 10 तक की मैथमेटिक्स का एक टॉपिक परमिटेशन कम्बिनेशन 11th का, नहीं तो रिमेनिंग सारे टॉपिक्स यही हैं। अगर आपको सीरियसली एक्टिव होकर प्रिपेयर करना है, कहीं पे कोई क्लास कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने कोई कज़न है, कोई भी है, उसकी क्लास 7 से लेकर के 10 तक की मैथ्स को सिर्फ रीड कर जाओ। क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो आपने एक बार पहले पढ़ा हुआ है, तो आपको याद रिकॉल होता जाएगा। अपने टीचर्स को सारे एग्जाम्पल याद आएंगे कि उन्होंने इस पॉइंट पे क्या समझाया हुआ था। जब आप एक बार इसे रिकॉल कर लेते हो, अब आप कैपेबल हो जाते हो कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट तो कर लेते हो, बट टाइम मैनेज अभी भी नहीं होगा। सो सेकेंड पॉइंट आता है कि अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो उसके लिए आप मॉक या कुछ भी ऐसे प्रैक्टिस पेपर करो। बच्चा मार्केट से बड़े बड़े राइटर्स की बुक लेके आ जाता है, बेटा ठीक है आप बुक लेकर के आए हो, अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जीआरई जीमैट की प्रिपरेशन कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर कैंपस प्लेसमेंट की बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, कि इंजीनियर कर रहा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो बुक करे अपनी सिलेबस की बुक। तो वो एग्जाम से 10 दिन पहले उठाता है और फिर सोचता है 10 दिन वो इतनी 500 पेज की बुक पढ़ करके पेपर देने की, और वो एप्टीट्यूड का बुक कहाँ से पढ़ लेगा। सो आप एक मॉक दो, 2 मॉक दो, 3 मॉक दो। 3 मॉक के बाद एनालिसिस करो कि मेरे किस किस सेक्शंस में स्कोर कम आए हैं, या किस किस सेक्शंस के मेरे क्वेश्चंस गलत हुए हैं। सिर्फ पहले उस सेक्शंस को टारगेट करो, उसको इंप्रूव करो। अब जब मैं एग्जाम दे रहा हूं तो वहां 3 पॉइंट है कि मेरा कैलकुलेशन एरर हुआ है या कॉन्सेप्चुअल एरर हुआ है। कॉन्सेप्चुअल है तो उसको ठीक कर सकते। कॉन्सेप्चुअल तो कॉन्सेप्ट लगेगा, टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट सीखने में, लेकिन कैलकुलेशन में तो कोई टाइम नहीं लगेगा। वो तो आपको पता है ना कि मेरा कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगा। उसमें तो कुछ भी नया रूल नहीं सीखना है, कोई नई लॉजिक नहीं सीखनी है। मेरे को ऐसा लगता है ना कि कैलकुलेशन एरर नॉर्मली स्ट्रेस की वजह से होता है, कि हम लोग टाइम मैनेजमेंट की 100% स्ट्रेस की वजह से होता है। क्योंकि अगर मैं अभी एक क्वेश्चन दे दूं, आप रिलैक्स टाइम हो, गारंटी से सॉल्व करोगे। एग्जाम में प्रेशर आता है तो 2+3=6 मैं भी लिख के आया हूं। स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे। हर किसी का होता है। मैं पढ़ा रहा होता हूँ, अलग स्ट्रेटजी होती है। मैं कैट एग्जाम जाता हूँ देने, जब जाता था, अब तो थोड़ी सी माइंड सेट है कि ठीक है चलो कोई नहीं। पहले जब जाता था तो एज ए फ्रेशर हमें लगता था कि यार कैट के रिजल्ट के बेसिस पे मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रूफ करना होगा। सो हम भी वहाँ पैनिक हो जाते थे, हम भी गलतियाँ करके आए हुए हैं। तो अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, अपनी एनालिसिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ मॉक देने से भी नहीं होगा। आपने क्या गलतियां की है इसकी एनालिसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप ये नहीं एनालिसिस करोगे, आपको कभी भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सर हम लोग, मतलब सर आपने बोला गलतियाँ करते हो, कैसी गलतियाँ करते हैं? मतलब आपने इतने सारे बच्चों को ट्रेन किया, आपको पता होगा कि बच्चे नॉर्मली कैसी गलतियाँ कर देते हैं। मैं अगर गलतियां पे बात करूँ, सबसे पहला बहुत सारे लेवल पे हैं। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूँ, मैंने सबसे पहले क्या बोला कि आपके कैलकुलेशन एरर है जो आप सुधार सकते हो। सेकेंडरी कॉन्सेप्चुअल एरर है, उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। मैं इस दोनों को बिल्कुल हटा करके मैं तो आपसे बात करता हूँ। मैं अगर अभी बच्चे के टेस्ट लेता हूँ ना स्टार्टिंग में, तो वो तो पूरा पेपर भी नहीं देख के आ पाता है। हाँ, ये तो मेरे साथ भी हुआ। जब आप पढ़ा रहे थे तो मेरे को भी पूरा क्वेश्चन जब तक मैं समझता तब तक तो आप स्किप कर देते। टाइम आउट हो गया था तब तक। या बच्चे को मैं सब बात करता हूँ, एक तो पूरा पेपर नहीं देख पाया, या बच्चा देखते थोड़ा बहुत क्या होता है कि करता है, फिर इंटरेक्शन होती है, सर क्वेश्चन तो ईजी थे बट टाइम कम था। बेटा टाइम कम नहीं होता है। जिन्होंने पेपर सेट किया उन्होंने सब कुछ कैलकुलेट करके बैठे हुए हैं कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन होने चाहिए। वो हमारे एक्सपर्ट हैं, वो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। सो दैट मीन्स अगर आप पेपर कर रहे हो तो सबसे पहली गलती कि आपने सोचा कि 1 to 10 क्वेश्चन है, मैं हर एक क्वेश्चन करूंगा। बेटा एवरी पेपर के अंदर 30% बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है, 30 to 40%, जिसमें आपको कई बार तो ऐसा होता है उसके आधे क्वेश्चन में आपको पेपर पेन की भी जरूरत नहीं है, आप रीड करोगे आंसर आ जाए। ओरली मेंटली आप कैलकुलेट करके आंसर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट 30 to 40% जो क्वेश्चन है वो मॉडरेट होता है, जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे या समथिंग छोटी मोटी कैलकुलेशन करके आपके हो जाएंगे।
रिमेनिंग जो 10 to 15% क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसमें फॉर्मूला भी लगेगा, कैलकुलेशन भी लंबा होगा, कुछ अप्रोच 3-4 अप्रोच को भी कोलैबोरेट करना पड़ेगा। और लास्ट 5% क्वेश्चन वेरी डिफिकल्ट होता है, जो पेपर में सिर्फ और सिर्फ स्पीड ब्रेकर के लिए जाता है। जैसे रोड पे स्पीड ब्रेकर है, आपकी 100 पे स्पीड जा रही थी, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आया 50 पे आ गया, 40 पे आ गए। सेम वे में पेपर के अंदर हमेशा एक दो क्वेश्चन स्पीड ब्रेक एज ए स्पीड ब्रेकर दिया जाता है, जो आपकी स्पीड को रोकता है। अगर आप उस क्वेश्चन में फंस चुके तो आप 4 क्वेश्चन अगले छोड़ के आओगे। सो बच्चे को अप्रोच कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है यह पहले समझना पड़ेगा। टाइम मैनेज कैसे सीखना है। टाइम मैनेज सिर्फ आप टाइमर लगा के पेपर दे देने से नहीं सीख जाओगे। मैं बच्चे से बार बार बोलता हूँ, पेपर करने में सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने क्वेश्चन कर रहे हो, पहले ये सीखो कि मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, स्किप करना है। स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन देखना सीख जाओ कि ये क्वेश्चन स्पीड ब्रेकर थे। हाँ सर, ये जेई में भी जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हमें सिखाया जा रहा था कि हाँ कुछ क्वेश्चन कौन से छोड़ने हैं, ये भी हमें बताया गया था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से आप फेमिलियर हुए रहोगे। नहीं तो आपको तो लगेगा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, डाटा वही दिया हुआ है, मैं कैलकुलेट कर ही लूंगा। और कई बार अगर बच्चा ढंग से समझ जाता है तो डाटा बड़ा अटपटा सा होता है, लेकिन आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं है, आप ओरली शायद कैलकुलेट करा देते हो। और थर्ड पॉइंट, बच्चा एप्टीट्यूड को मैथमेटिक्स समझ करके हर क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए चला जाता है। बेटा सॉरी टू से, बट 30 to 40% क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन की जरूरत है। 60 to 70% क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है पेपर के अंदर, आपको वो लॉजिक समझना है। अगर कोई बच्चा मुझे बोलता है बहुत लेंदी क्वेश्चन था सर, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन था, मैं सीधा बोलता हूँ इसका मतलब आप पेपर के पैटर्न को नहीं समझ पाए, उसकी लॉजिक्स नहीं समझ पाए, उसने क्वेश्चन कैसे पिक किया था। मैं क्लास में कई सारे क्वेश्चंस में मजाक मजाक में बोलता हूँ मैं इस पे पेपर पेन नहीं उठाऊंगा, विदाउट पेपर पेन का, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ विदाउट पेपर पेन का क्वेश्चन, विदाउट पेपर पेन का क्वेश्चन करता हूँ, जिससे मैं साथ में ये भी बोलता हूँ कि एक्सप्लेनेशन देख ले, 2 पेज के एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकली उसे 2 पेज में एक्सप्लेन किया गया। मैं ऐसे फर्स्ट क्लास में ही आया था, वो टनल वाला जो था, कैट टनल के अंदर थी, बहुत लंबा एक्सप्लेन, मैंने एक भी वर्ड पूरा कहीं नहीं लिखा था। लेटर भले ही C फॉर कैट A B पॉइंट लिखा था, मैंने वर्ड पूरा नहीं लिखा था, और मेरे क्वेश्चन वैसे ही एक्सप्लेन कर दिए थे, मैंने कुछ भी नहीं लिखा था पेपर के ऊपर, शायद 3 या 4 लाइन्स ड्रॉ किए थे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। मैं एक क्वेश्चन क्लास में करवाया हुआ था कि परसेंटेज में क्वेश्चन था कि प्राइस 30% इंक्रीज हो चुका है, सो ए पर्सन 6 kg कम बाई कर रहा है, इंक्रीज प्राइस कितना होगा। मैंने पेपर पेन नहीं उठाया, रेशियो में क्वेश्चन आता है, और फिक्स है ये सारे क्वेश्चन, रेशियो के क्वेश्चन आते हैं कि इतने रेबिट थे, इतने पैरोट थे, इतने हेड आ रहे हैं, इतने फुट आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रेबिट बता दे, टोटल नंबर ऑफ। पेपर पेन की जरूरत नहीं है इन सब क्वेश्चनों में, जिससे बच्चा मैथमेटिकली लीनियर इक्वेशन के पे लेके जाके सॉल्व करता है। मतलब सर इमेजिनेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, मतलब क्वेश्चन को समझना। हर क्वेश्चन को आप लिंक करो अपने, मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़े से अपनी जूनियर क्लास की तरफ जाओ, और वहाँ हमारे टीचर बहुत आराम से, बहुत प्यार से एग्जाम्पल लेकर के समझाते थे, वो एग्जाम्पल याद लाने की कोशिश करो। अगर वो एग्जाम्पल आपको याद आ गया ना, शायद आप भी कैलकुलेशन कर से बाहर निकल जाओगे। एक तो सर मेरे को आपका भी मतलब एग्जांपल पता है कि वो टाटा मोटर्स के एप्टीट्यूड में आया था, वो सेम क्वेश्चन सर 10th के वो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम वाला क्वेश्चन था, वो सेम क्वेश्चन वो भी आ रखा था। तो हाँ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं काफ़ी। तो बहुत ज़्यादा बेटा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मार्केट में लिमिटेड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्रेश क्वेश्चंस लेकर के बच्चों के बीच में आते हैं, नहीं तो वही क्वेश्चंस मार्केट में अवेलेबल है जिसे पेपर सेट करना है, क्योंकि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक एप्टीट्यूड ट्रेनर नहीं हायर करेगा ना। अगर बहुत लार्ज स्केल पे है, उन्हें सब कुछ फ्रेश करना है, उन्हें प्लेगरिज्म चेक करनी है, नहीं चाहिए बच्चा कहीं से भी कुछ कर ले, तो वो ठीक है। नहीं तो मार्केट में उसे टेस्ट लेने जाना है, उसे सिर्फ एक एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। उसे पता है कि आज के समय में इतने सारे वेबसाइट और इतने सारी चीज़ें अवेलेबल है जहाँ से एक एप्टीट्यूड पेपर मिल सकता है, उसने वहाँ से 1 पेपर या 2 पेपर या तो फ्री में डाउनलोड कर लिया या परचेज कर लिया, और वो टेस्ट लेकर के आपके बीच में आ चुका है। सर इस मतलब ये सब चीज़ें हैं, तो इस चीज़ के सर मॉक टेस्ट का भी काफ़ी ज़्यादा वो बढ़ जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी वैसे ही रिपीटेड ही क्वेश्चंस उनने भी लिए होंगे। मैं नहीं पता कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन 80 to 90% ऑर्गेनाइजेशन मॉक टेस्ट में अपने प्रीवियस ईयर के रिपीट क्वेश्चन ही डालते हैं। बट डिफरेंस क्या होता है कि वो प्रीवियस ईयर में भी ये फिल्टर करने में चूक जाते हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या लेवल है। वो कभी कभार लेवल वेरिएंस आ सकता है, बट मॉक
अगर आप कर रहे हो और कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हो, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। मैं हर बच्चे से बोलता हूँ, सिर्फ मॉक दो और उसकी एनालिसिस करो, क्योंकि आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, और आप क्वेश्चन स्किप करना भी मॉक में ही सीखोगे। हाँ, प्रैक्टिस से सीखना है कुछ बुक में तो मेरे को कहीं टाइमर नहीं दिख रहा है, मैं तो आराम से करने को रेडी हूँ। भी। सर मॉक के इम्पोर्टेंस सर कहाँ से हम लोग मॉक क्वेश्चंस कहाँ से दे, मॉक टेस्ट कहाँ पे दे? आज के समय में फ्रीली इतने सारे अवेलेबल हैं, मैं एक की नाम कितना बताऊँ। फॉर बच्चे अगर फर्स्टली सर्च करता है, सबसे बेसिक जो है इंडिया विक्स है, या अगर आप जाओ कैंपस प्लेसमेंट के नाम से चले जाओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन हिटबुल का नाम सबसे ऊपर आएगा। और मैं ये ऐसा नहीं कि जो ऐड वाले होते हैं, पेड वाले होते हैं, वो पेड लिखे होते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलरेडी बहुत सारे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल पड़े हुए हैं प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे इस तरह के फ्रीली अवेलेबल हैं, और लिमिटेड अनलिमिटेड है, आप जहाँ से भी जितना करना चाहो। मैं बच्चा सर मैंने ये परचेज कर लिया, बेटा क्यों परचेज किया? पहले बिना परचेज के पहले तुम देखना तुम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, फिर तुम्हें लगेगा कि सर विदाउट परचेज में मेरे तो क्वेश्चन रिपीट होने लगे। मैं बोलता हूँ तब भी नहीं हो रहा है तो फिर परचेज कर ले। लेकिन आज के समय में बच्चों का माइंडसेट है कि फाइनेंशियली अगर मैं पैसे दे दें तो मेरे बेस्ट चीज़ मिल जाएगा। जस्ट लाइक मैं क्लास में ही बात करता हूँ, कई बार हमारी टीम आती है, कैट की टीम है, 80 to 90% जब हम एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करवा रहे होते हैं, कैट लेवल के क्वेश्चन करवा रहे होते हैं, बच्चे को नहीं फ़र्क पड़ता है। वही बच्चा अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कैट का फीस 80,000 दे करके, वो सीरियसली होता है, क्योंकि वो तब तक मार्केट में 2-3 ईयर तक बाहर भटक चुका होता है, सो ठोकर खा चुका होता है। तो जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आप नहीं सुनना चाहते हो। अभी एक भी बच्चा, बहुत रेयरली बच्चा है जो सीरियस होता है। हाँ, अभी सीरियस कब होगा? आपके कैंपस में अगर 10 कंपनी आ गई, साथ में आप 8 में रिजेक्ट हो गए, एप्टीट्यूड राउंड नहीं क्वालिफाई कर पाए, तब आप पलट के देखने जाओगे कि क्या होगा। जैसे मैं बार बार बोलता था कि मेरे जो टेस्ट है PE 3-4, एवरी क्वेश्चन रिपीटेड ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन। आप उसे सॉल्व तो करो बैठ के। बट सर मतलब ऐसे व्यूअर्स के पास तो सर वो नहीं है, तो सर कोई रिसोर्स ऐसा कोई जिससे सर मैं मतलब जैसे कि कॉन्ट हो गया, कॉन्ट के अंदर वेरियस टॉपिक्स होंगे, जैसे कि PNC एक काइंड हो गया, सर वो पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कैसे प्रिपेयर करे? आज के समय में जैसे आपने बोला, रिसोर्स अनलिमिटेड है। आप गूगल सर्च करो, जाओ टॉपिक डालो, बेस्ट 20 क्वेश्चंस डाल दो, 10 क्वेश्चंस डाल दो, 15 क्वेश्चंस डाल दो, आपको सीट बाय सीट क्वेश्चंस अवेलेबल होते चले जाएंगे। हो सकता है उन्होंने वहाँ पे जो डाला है वो प्रीवियस ईयर में लिखा हुआ है TCS का क्वेश्चन, वो TCS ना पूछ करके इन्फोसिस पूछी हो, या टाटा मोटर्स पूछा हो, या रिलायंस पूछा हो, या अडानी ने पूछा हो, वो TCS चढ़ा दिया, फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर उन्होंने वहाँ क्वेश्चन डाला है तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, नहीं तो वो इतने किसी को कोई फ्री नहीं है कि खुद से क्वेश्चन क्रिएट करे और डालने जाए। सबसे ज़्यादा टफ वर्क है आज के समय में क्वेश्चन क्रिएट करना, क्योंकि प्लेगिज्म अगर नहीं ढूंढ रहा है तो आप कहीं ना कहीं से कॉपी कर रहे हो, और कॉपी का मतलब कि मार्केट में वो क्वेश्चन तभी अवेलेबल है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पूछा है। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि मैं टॉपिक वाइज ना जाऊँ, जबकि क्वेश्चंस करके मैं वो टॉपिक समझूँ, ऐसा बोल रहे हैं आप? आपका स्ट्रेटजी ही होना चाहिए कि आप टॉप क्वेश्चन उठाओ, इस टॉपिक के 20 क्वेश्चन करो, पहले थोड़ा सा बेसिकली रफ आइडिया ले लो कि इस टॉपिक के अंदर बेसिक क्या चीज़ है। और सेकेंडरी, बच्चा फार्मूला को सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है। यार मैं क्लास में कई बार बोला हूँ, बेटा मैं डायरेक्टली कर दूंगा, लेकिन फार्मूला भूलना नहीं है, वो हमारे लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र है जब कुछ भी काम नहीं आएगा तब हमारे लिए फार्मूला ही काम आएगा उस टॉपिक्स के। सो आप फार्मूला को सबसे पहले रिवाइज कर लो और क्वेश्चंस करना शुरू करो। और मैं तो बच्चे को उससे एक लेवल अपर भी बोलता हूँ, अगर आपके पास पॉसिबल है, अगल बगल में जो 6, 7, 8 क्लास के बच्चे हैं उनको ढूंढो और उसको बोलो, बेटा दोस्त आजा आधे घंटे के लिए, मैं तुझे जो है जो टॉपिक्स मैथ्स के तुम मुझसे पढ़ ले। क्योंकि उस समय फिर वो बच्चा, जब आप कोई चीज़ समझाओगे, आपको सॉल्व करना तो आ रहा होगा। जब आप वो बच्चा उससे क्वेश्चन 10 बताएगा, क्योंकि उसने कभी सॉल्व नहीं किया था, 10 क्वेश्चन पूछेगा कि यही क्यों किए, ये क्यों किए, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आपको एडिशनली प्रिपेयर्ड करने की ज़रूरत नहीं हो गई, आपने उस बच्चे को एक्सप्लेन करते करते खुद से समझ गया, और आप इसमें इंजॉय भी किए कि वो बच्चा छोटा सा आपके पास आया, भैया मुझे ये क्वेश्चन बता दो, आप इंजॉय कर लिया, आपको पता भी नहीं चला कि आप कितने दिन में प्रिपेयर्ड कर लिए। सर एक एवरेज टाइम क्या लगता है प्रिपेयर करने के लिए एप्टीट्यूड के लिए? नियर अबाउट, देखो एवरेज टाइम कोई ऐसा नहीं है बच्चे की मैंने बोला ना कि आप कितने स्मार्ट हो, कितनी कैपेबिलिटी आपके अंदर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक इंजीनियरिंग का बच्चा है, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मेरे मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पता हैं, सोम के अंदर 70 डेरिवेशन है,
और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और फ्लूइड मैकेनिक्स की इतनी टफ बुक है, बच्चा अगर उसको 10 दिन में 500-600 पेजेस के बुक को वो पढ़ करके सेमेस्टर एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है, तो एप्टीट्यूड तो वो पढ़ा हुआ है। मैं तो बोलता हूँ कि अगर वो उठा ले तो मैक्सिमम 2 दिन में वो 6 क्लास का पूरा मैथ रिवाइज कर जाएगा। 2 दिन का मतलब मैक्सिमम 10 घंटे में वो चैप्टर और एग्जाम्पल पढ़ता चला जाए, नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, एग्जाम्पल्स पढ़ के समझ ले ये जो स्टेप्स किया गया है वो सही है या नहीं है। आपको एक बार रिकॉल हो गया, उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट करो। अगर आप 20 से 25 मॉक दे रहे हो और 20-25 एनालिसिस कर रहे हो, सो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 20 मॉक का मतलब 20 आवर्स आपने मॉक्स में दिए और 20 to 40 आवर्स आपने एनालिसिस पे लगाओ। हर क्वेश्चन का इफ वट करके देखो कि जब एनालिसिस कर रहे हो अगर इसमें ये वैल्यू ना ये दिया होता या आंसर जो ये आया है या आंसर दिया होता, ये क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश करो। अगर आपने 60 to 70 आवर्स लगा रहे हो ढंग से, सफिशिएंट है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड को प्रिपेयर करने के लिए। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं सिर्फ क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एप्टीट्यूड भी डिफरेंट वर्बल भी आएंगे, क्रिटिकल रीजनिंग भी आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी आएंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर ही साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो जाते हैं आपके। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हायर पैकेज वाले हैं वो आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करवाते हैं सर। तो ये एक अलग पैटर्न है। सुना कि हमारे कैंपस में भी आई थी, जब एक्चुअली शिक्षा आई थी तो उसने भी शायद साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया था। बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट तो इस लेवल तक होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट इस लेवल तक होता है कि आपको बोर्ड के ऊपर आकर के कुछ प्रेजेंट करने के लिए दे दिए गए, आपके सामने 5 मार्कर्स हैं, आप किस कलर का मार्कर चूज कर रहे हो उससे वो आपकी कंप्लीट बिहेवियर बता सकते हैं। आपने किस कलर का मार्कअप पिक किया उससे वो आपकी कंप्लीटली बिहेवियर के बारे में बात कर सकते हैं, डिटेल बात कर सकते हैं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट इतना बड़ा है कि आपको अगर पहचानना है ना तो मुझे आपकी नॉलेज क्या है उस पर तो सेकेंडरी आऊँगा, आप पर्सन कैसे हो उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट नेसेसरी है। नहीं तो एक एग्जाम्पल देखो कि कॉलेज में जो टॉपर है हर ब्रांच का, जनरली मेरा अपना एनालिसिस है, ऑलवेज नहीं बट जनरली जो टॉपर्स है वो कभी भी हाईएस्ट पैकेज वाला नहीं होता है। जो आपके ब्रांच सेक्शन का टॉपर होगा ना, रेयरली होगा कि वो हाईएस्ट पैकेज लेके आए। पिछले 5 साल का डाटा उठा करके देख लो, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज बहुत अच्छा है, पेपर पेन पे बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बट वो सामने ऑर्गेनाइजेशन की जो जो नीड है वो और भी सेकंड पार्ट फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाता बहुत सारा बच्चा। सिर्फ एक टॉप करने में एक इंसान बाकी सारी चीज़ों में लैग करने लगता है। बहुत सारी चीज़ों में आप लैग करते हो। ये तो सही, हाँ। तो पर सर मैं एक क्वेश्चन, मतलब मेरे को एक क्लियर कट स्ट्रैटेजी चाहिए सर। समझिए कि मेरे को आज से 10 दिन बाद, लेट सपोज मेरे को जैसे मेरा TCS का मेरे को एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, मेरे पास 10 दिन है प्रिपेयर करने के लिए। सर मैं कैसे करूँ? सबसे पहले मैं क्या लूँ? सबसे पहले आप, अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे कोई टॉपिक कमज़ोर है, पहले तो उसकी थ्योरी पढ़ लो। अगर 10 दिन है तो मेरा पहला टारगेट होगा कि बेटा डेली का कम से कम 1 या 2 मॉक और उसकी कंप्लीट एनालिसिस। और इस मॉक में जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे उसे सर्कल कर ले, चैलेंज कसम खा ले कि अगले सेट में वो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अगले सेट में नहीं गलत होना चाहिए। अगर आपने 10 मॉक कर दिया सफिशियंट है आपके लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टॉप करोगे, लेकिन जितना कट ऑफ जा रहा है क्वालिफाई करने के लिए बहुत स्मूथली क्वालिफाई करोगे। इसमें कट ऑफ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कुछ छाट रहे, टॉप नहीं देख रहे हैं वो लोग। चाहिए ही नहीं टॉप, क्योंकि उसके लिए आपकी टेक्निकल नॉलेज देखा जाएगा। मैं क्लास में कई बार बोलता हूँ मेरा एप्टीट्यूड आपको हाईएस्ट पैकेज नहीं दिलाएगा, लेकिन वो आपका आई कार्ड है। हाँ, हेल्प कर देगा इंटरव्यू में बैठ। आई कार्ड है, उसके बिना आपकी एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड है वो आपका, जैसे आप एडमिट कार्ड होता है तभी आप एग्जाम देने जाते हो, सेम वे में अगर आपने एप्टीट्यूड राउंड क्वालिफाई किया है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो नहीं है एलिजिबल। कितने भी टेक्निकल नॉलेज हो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, कंपनी तक पहुँच ही नहीं पा रहे हो। हाँ सही। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे को देखा हूँ अपने इतनी छोटी सी लाइफ में जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। वो बच्चा गेट क्वालिफाई करके जॉब लिया, लेकिन एप्टीट्यूड राउंड की वजह से उसकी कोई कंपनी में सिलेक्शन नहीं हो पाई है स्टार्टिंग में। गेट के स्कोर के बेसिस से उसे फिर से इनविटेशन मिला और वो प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करने गया।
एप्टीट्यूड राउंड नहीं क्वालिफाई हो पाया क्योंकि वो टेक्निकली स्ट्रांग था, उसने एप्टीट्यूड की कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये गलत है। सर मतलब मेरे पास अगर 10 दिन है तो मैं सिर्फ मॉक टेस्ट दूँ और उसी का एनालिसिस करूँ, और जो कहीं पे मेरे को लग रहा है मैं मॉक टेस्ट देने के थ्रू मेरे को समझ में आया कि हाँ मेरा ये मतलब ये सेक्शन स्ट्रांग नहीं है, तो मैं वो सेक्शन की थ्योरी पढ़ लूँ। उसको ढंग से तैयार करो। अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ बैकचेक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीएनसी प्रोबेबिलिटी। मैं अगर कहीं पे भी क्लास में जाकर पूछूँ ना बेटा कौन सा टॉपिक टफ लग रहा है, 90% बच्चे का पीएनसी। मैं बोलता हूँ एग्जाम में कितने परसेंट क्वेश्चन आएंगे पीएनसी के, परसेंटेज वाइज बात करूँ मैक्सिमम 20%, मैक्सिमम 20%, उससे ज़्यादा तो नहीं यार। 20% छोड़ करके 80% में तू स्कोर करके लाना। कट ऑफ कितना जाएगा, मैक्सिमम जो हार्डली कट ऑफ जाता है दैट इज 70% के ऊपर। बहुत जब अपर जाता है 70%, 60-65 पे आराम से क्वालिफाई करता है बच्चा। मतलब नॉर्मली हर एक कॉलेज का तो कट ऑफ जाता है वो 60-65। पेपर सेट ऑन एंड एवरेज 60 अपर लिमिट होता है, कई बार 70 तक गया है। मैं इसको ऑथेंटिक रिटेन नहीं दे सकता कि ये ही है, बट हाँ तो मैं बच्चे को बोलता हूँ अगर पीएनसी नहीं हो रहा है छोड़ दे यार। 4 डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चन है, उसे याद रख ले, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें 3-4 क्वेश्चन लिमिटेड हैं जो क्लास के अंदर मैंने करवाए, वो 4-5 क्वेश्चन लिमिटेड, बस उतने क्वेश्चन की बात करो। अगर वो डायरेक्टली आ गया तो ठीक है करेंगे, नहीं तो मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ 6 घंटे लगाने के बाद मैं शायद उसकी कॉन्सेप्ट सीखूंगा। यहाँ 6 घंटे में मेरे 6 टॉपिक प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, तो मैं उसे छोड़ करके पहले अपनी 6 टॉपिक प्रिपेयर करूँ ना। सर कुछ आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हैं, मतलब कि जैसे एक तो पीएनसी हो गया पर वो बहुत हार्ड है, कोई ऐसा जो इजी भी हो और मतलब बच्चा कर भी सके और आ भी रहा है। अर्थमेटिक को पकड़ लो। अर्थमेटिक के अंदर कॉमर्शियल मैथ हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिससे आप को रिलेट कर पाते हो। आपको इतने रुपए की प्रॉफिट हुई है, इतने रुपए की लॉस हुआ, या आपको इतना % डिस्काउंट दिया, वो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। सो आप उसके हर एक क्वेश्चन को अपनी डेली लाइफ के एग्जाम्पल से को रिलेट कर सकते हो। और मैंने यही टारगेट हमेशा रखा कि क्लास में जब भी मैंने आपको बताने की कोशिश किया तो मैं उसको अपनी तरफ से एग्जाम्पल लिया था। जैसे मैंने फ्रूट वाला अगर परसेंटेज की क्वेश्चन याद हो जो मैं अभी बात कर रहा था कि 30% इंक्रीज हो गया, तो मैंने बताया कि भाई अगर दुकानदार बोल रहा है कि बेटा प्राइस आज 30% इंक्रीज हो गया, तो वो क्या कहना चाह रहा है कि आप मेरे को 30% ज़्यादा अमाउंट दे दो। तो आप इसे डेली लाइफ से को रिलेट कर सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है, आप उसे डेली लाइफ से को रिलेट कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन है, डेली लाइफ से को रिलेट कर सकते हो। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसे आप बहुत आराम से बहुत स्मूथली कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले अर्थमेटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर ले, और मैं बच्चों को बोलता हूँ 60% मिनिमम एवरी एग्जाम का अर्थमेटिक होता है, पहले उसे तो सिक्योर कर ले कि उसमें मार्क्स नहीं जाने दूंगा। आप टॉपिक वाइज पकड़ लो। सिमिलरली अगर रीजनिंग में आ जाओ, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सीरीज। अगर अभी मैं आपको बोलूँ तो 26-27 टाइप्स के सीरीज होते हैं, आपको अभी पता नहीं चलेगा कौन सा चल रहा है। बट अगर आप ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको डाटा देखने के बाद, वैल्यूज़ देखने के बाद एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू है, हो सकता है यही पैटर्न चल रहा होगा। अगर क्लिक कर गया तो आंसर कर लोगे, नहीं तो वहाँ बैठ के 20 मिनट भी सोच ले, काम नहीं आने वाले। क्लिक करता है तो बच्चे का फ्यू सेकेंड्स के अंदर वहाँ क्लिक कर जाता है। अगर मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन है, बहुत ईजी सा टॉपिक है। बच्चे को अभी पूछ लूँ 80% बच्चा ब्लड रिलेशन बोलता है, यार क्या है ब्लड रिलेशन में। आप नॉर्मल से अपनी फैमिली बैकग्राउंड में सबको को रिलेट करते हो, जानते हो, पहचानते हो, उसी को उस एग्जाम्पल में पुटअप करने की कोशिश करो ना। कि जो डाटा दिया गया है वहाँ ABC लिखा गया है, आप एक जगह पे अपने आप को रखो और ABC में अपने आप को रखो, अपनी फैमिली के मेम्बर्स को इंक्लूड करो और उसके बेसिस पे डाटा सेट करने की कोशिश करो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो। हाँ, अपने से रिलेट कर पाते तो क्वेश्चन करने में भी इजी लगता है। बहुत ईजी लगता है। और मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जिस दिन ये सेक्शंस को आप अपने से को रिलेट कर पा रहे हो उसे तो स्मूथली कर लो। डायरेक्शंस है, क्वेश्चन आने ही आने हैं, आराम से हो जाएंगे सुन। सीटिंग अरेंजमेंट है, पूरा टफ सेक्शन है, ऐसा नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट टफ सेक्शन नहीं है, बट आप उसे को रिलेट कर सकते हो, आप उसे सॉल्व सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है मेरा ये, मतलब आपको एक एडवाइस दे दे, मतलब कि कोई एवरेज बच्चा है, ठीक है, एकदम एवरेज है, जो कि इतना ना उसका 10th 12th मतलब बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, उसको प्रिपेयर करना है, कोई एक एडवाइस आप उसको एक ऐसी एडवाइस दे दे कि मतलब वो उसको डायरेक्शन मिल जाए। बच्चे मैंने फिर से बोला कि एडवांस पे सीधा सिंपल वर्ड तुम बोल रहे हो कि नहीं है स्ट्रांग था। मैं बोल रहा हूँ कि इंजीनियरिंग करने के लिए आया है, दैट मीन्स मेरा अपना
कंडीशन है कि मिनिमम वो 10th में 60% मैथ में लेके आया था। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 60% लेके आया, तभी उसने 12th में जिस भी स्कूल कॉलेज में आज के समय में पहला ही क्राइटेरिया आता है कि साइंस स्ट्रीम के लिए 70, 80, 90% तक कट ऑफ जाता है, उससे नीचे आपकी बात ही नहीं होती है। सो अगर आप 70-80% स्कोर मैथ्स में वहाँ पे किए हुए थे, तो आपका मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसका मतलब आपको आता है, आपको सिर्फ को रिलेट करना है, आपको लिंक करना है उसको, और वो लिंक तभी होगा जब आप मॉक दे करके टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देखने की कोशिश करोगे। अगर कोई बच्चा फ्रेशली कंप्लीटली स्टार्ट करना चाह रहा है, तो मैंने फिर से बोला कि पहले बच्चा किस एग्जाम की प्रिपेयर कर रहा है उसका पैटर्न देख, अपनी वीक एरिया को ढूंढ, उसकी प्रिपरेशन कर, टेस्ट दे, एनालिसिस कर। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेस्ट के बाद एनालिसिस 100%। आपने 20 मॉक दे दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी बच्चे ने 5 मॉक दिया और 5 बार ढंग से एनालिसिस कर लिया, वो आपसे ज़्यादा बेटर स्कोर करेगा। एनालिसिस, हाँ सही बात है, हमारी गलतियाँ नहीं पता चलेंगी तो हम लोग हम तो जय माता दी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सेकेंडरी कि मैं बच्चे को देखता हूँ, एग्ज़ाम आ रहा है, वो पढ़ता ही नहीं है। मैं अगर आगे भी पॉइंट बात करूँ ना कि आप बोलते हो क्या क्या इंपॉर्टेंट, यार मेरे को बच्चा टेस्ट दे रहा होता है, वो क्लास में पूछता है सर नेगेटिव मार्किंग है। यार इंस्ट्रक्शन तुमने पहला फ्रंट पेज था, तुम्हें कहाँ तुम सोए हुए थे, आप ना इंस्ट्रक्शन पढ़ते हो। अब नेगेटिव मार्किंग को ध्यान नहीं देते हो, आपको लगता है कि भाई क्या चल रहा है, जय माता दी करते चले जाते हो। यार तुक्का लगाना गलत चीज़ नहीं है, बट लॉजिकल सेंस के साथ तुक्के लगाओ ना। मैंने लिख दिया 75 इंटू 893, मैं वैल्यूज़ लिखा हुआ हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना मल्टीप्लाई करने का, लेकिन मेरा लॉजिक अगर क्लियर है तो मैं इसका बिना पेपर पेन यूज़ किए हुए आंसर कर सकता हूँ। क्योंकि 75 का मतलब 25 इंटू 3, यानी जो नंबर 75 का मल्टीपल है वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 25 का भी मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल मेरे लिए आसान है, सम ऑफ डिजिट्स चेक कर लो, 4 में से हो सकता है कि 2 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट बच जाए, 2 बच जाए, जो 3 का मल्टीपल है। अब उस 2 में से यार 25 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो लास्ट 2 डिजिट या तो 25, 50 या 75 या 00, 4 ऑप्शन में से ढूंढ लो कौन सा था, टिक कर दो। नहीं कैलकुलेशन की जरूरत पर लगी। एक बच्चा जिसने ये अप्रोच नहीं सीखा वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करेगा। सो आप अगर गेसिंग कर रहे हो तो गेसिंग के पीछे भी आपका लॉजिक, कॉमन सेंस होना चाहिए। विदाउट कॉमन सेंस आप गेस मत किया करो। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्टार्ट किया था, इस फील्ड में आया था, कैट के फील्ड में या इस फील्ड में, मैंने ना कहीं कोचिंग लिया, क्योंकि बीटेक करके निकला था और फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी ओपनली। तो ये नहीं पेरेंट्स रेडी थे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तू जाके कैट की कोचिंग करो और फिर एमबीए करना है, ये वो करना नहीं जी। बीटेक मैंने तो करवा दिया, अपनी जो भी सेविंग थी लाइफ की, कैरियर की, सब कुछ तुम्हारे ऊपर लगा दिया, अब तो तू अर्निंग करके दे। तो उस कंडीशन में एक अपने ऊपर लिया कि नहीं मेरे को करना है, और खुद से बाहर से कुछ एफर्ट करके मैंने थोड़ी बहुत जॉब करनी है स्टार्ट की इधर उधर करके, और मैंने पहली बार कैट लिखा। मुझे स्ट्रेटजी नहीं पता था उस समय में, आज की तरह ना यूट्यूब इतने सक्सेस थे, ना इतनी ज़्यादा वहाँ पे अवेलेबल थी सारी चीज़ें, सारी स्टोरी कंटेंट, ये बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल नहीं था। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने लगा सारे क्वेश्चंस करके आ जाओ, सारे क्वेश्चंस करके आया। क्या निगेटिव तो जो आया स्कोर बताने लायक नहीं है, परसेंटाइल बताने लायक नहीं है। जब ये सारी चीज़ें हो गई, उस समय तक मैं फ्रीलांसर एज एप्टीट्यूड ट्रेनर काम करने लगा था, सिर्फ ऐसा कैंपस प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि कैट के लिए आप खुद से पहले परफॉर्म करोगे तभी तो कोई ऑर्गेनाइजेशन। उसी समय मुझे कुछ फैकल्टी से इंटरेक्शन हुई और वो लोग कैट के फील्ड में काम कर रहे थे, उनसे जब बात हुआ उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाया कि कैट में 66 अगर क्वेश्चन आता है सर आप कितना टिक करके आओगे। मैंने बोला मैं तो 66 करके आया था। उन्होंने दिखाया, उन्होंने 18 टिक किया था, 18 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व किए थे, उनका जो है सो कैट का परसेंटाइल था 93 परसेंटाइल। अब बच्चे को ये चीज पहले पता होना चाहिए, यार निगेटिव मत करो, जितना आ रहा है उतना ही कर लो। मेरे भी 18 सही थे, उसके भी 18, बट मैंने उसके बाद लगा भाई कौन सा है, सब कुछ करके चल जाए सारा क्वेश्चन, क्योंकि हमें लगता था यार सारा नहीं करूंगा तो स्कोर्स कहाँ से आएंगे। कहते कोटा फैक्ट्री का एक वो क्लिप भी था जिसके अंदर जीतू भैया बोलते हैं उन लोगों से कि कितने तुम लोग कितने क्वेश्चंस करने के ट्राई करोगे, तो वो लोग बोलते हैं कि इतने इतने, तो बोलते हैं नहीं आधे भी करोगे तो भी तुम्हारा टॉप में आओगे। मैं बता रहा हूँ ना कि इवन
मैं टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं IIT की एग्ज़ाम देते हो 40% पे बच्चा सेलेक्ट होता है। अब आज का तो नहीं, आजकल में बहुत ज़्यादा उनसे कट ऑफ हो गया कैंपस प्लेस, बट हमारे समय में 33% आता था, क्योंकि अगर IIT के स्कोर्स में उस समय में JEE के नाम से एक ही पेपर होता था, और 33% अगर आते थे बच्चा आराम से सिलेक्ट हो जाता था। अभी तो ज़्यादा ही है, पर ठीक है। कितना भी गया है 50% के ऊपर ऊपर नहीं जाएगा। UPSC का एग्जाम का रिजल्ट ले लो, 50% स्कोर के बाद टॉपर्स लिस्ट में नाम आ जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए आपका टारगेट पहले, तो मैं नहीं बोला ना, और मैं वही बात कर रहा हूँ सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने क्वांट को समझ में आ गया, मेरे क्वांट में बहुत अच्छे स्कोर है, निगेटिव नहीं करने का पहले ही सोच लिया था। मैंने वर्बल में कुछ भी एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, वर्बल में मेरे स्कोर 0 थे, और परसेंटाइल सुनोगे 53 परसेंटाइल। मतलब ये समझ लो कि मेरे से भी 53 नीचे बच्चे, 53% बच्चे मेरे से नीचे थे जिनके स्कोर निगेटिव में थे, क्योंकि मैं 0 के बाद मेरा परसेंटाइल 53 था उस समय में। मैं रीजनिंग में सिर्फ एक सेट कर पाया, सिर्फ वर्बल में आपका 53 था, 0 होने के बाद भी? 0 होने के बाद रीजनिंग का वर्बल का स्कोर मैं पहली बार करके आया था, दूसरी बार की मैं कहानी बता रहा हूँ। मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, रीजनिंग में मैंने सिर्फ एक सेट क्वेश्चन कर पाया, यानी एक सेट का मतलब 4 क्वेश्चंस कर पाए, मेरे 86 परसेंटाइल थे। मैंने बाकी कोई क्वेश्चन टिक ही नहीं किया था, मैं एक सेट करके आया था, मेरे 86 परसेंटाइल। मतलब वही है कि आप मेन क्वेश्चन जो आते हैं वो करो, सारे करने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अब मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब, और इसीलिए अगर आप मेरे ऑर्गेनाइजेशंस के टेस्ट दियोगे तो वहाँ परसेंटाइल शो करता है, ये नहीं शो करता है इंपॉर्टेंट है कि आप कितने परसेंट स्कोर लेके आए हो। अगर पेपर टफ था तो सबके लिए टफ था, आप उसमें कहाँ पे लाइक कर रहे हो, ईजी था तब सबका स्कोर ऊपर जाएगा, तब आप कहाँ लाइक कर रहे हो। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, बच्चे ये पॉइंट नहीं सीखना चाहते। सो आई होप मेरे व्यूअर्स हम समझ गए, हमारे व्यूअर्स। और सर थैंक यू सर, आपका सर टाइम देने के लिए हमें। सर बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। ज़रूरत है, मैं चाहता हूँ हर बच्चे को, मैं इंजीनियर्स से तो मैं स्पेशली मैं कई बार खुन्नस खाता हूँ कि इंजीनियरिंग का बच्चा अगर ये बोल रहा है कि मुझे एप्टीट्यूड तैयार करना है, सर कहाँ से कौन सा बुक उठाओ। यार इंजीनियरिंग करने क्यों आए हो तुम? जो जो एक बुक 700 या 2000 पेज का या 800 पेज का, वो 10 डेज के अंदर उसे कंप्लीट करके उसके बेसिस वो एग्जाम लिख सकता है, तो एप्टीट्यूड प्रिपरेशन करने में उसे इतना टाइम लगेगा? मुझे अभी बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, मेरा एक पेपर था 50 मार्क्स का, वो पेपर होता था हमारा। तो जो मैं बात कर रहा था कि हमें 2000 पेज की बुक, 50 मार्क्स का पेपर, पूरे सेमेस्टर हमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे, वैसे भी तो या किसी भी इंजीनियरिंग का बच्चा, वो 2 से 4 ऐसा पेपर लेके चलता है हर सेमेस्टर में, 1 से 2 पेपर जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं पढ़ता है, वो लास्ट के 10 डेज में सोचता है इसके बारे में करना है, स्पेशली अगर वो थियोरेटिकल पेपर हो तो। और हम जैसा बच्चा तो वही करता है, क्योंकि रीज़न ये है कि एक स्टेट बोर्ड से पढ़ के आया है जिसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, बच्चा यहाँ पे भी घबराता है। इंग्लिश की वजह से सर काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे को आज तक प्रॉब्लम है, मैं ओपनली बोलता हूँ, मेरे को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो अब बेटर हो गया, क्योंकि मैं आप जैसे बच्चों के बीच में एनवायरमेंट, CBSE स्कूल के बच्चों के बीच में आन के पढ़ाने लगा और ये सब चीज़ें, बट प्रॉब्लम है तो है। तो मेरे जैसे बच्चों के लिए इंजीनियरिंग में अब थ्योरी कहाँ से करेगा? न्यूमेरिकल तो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है, या न्यूमेरिकल कैलकुलेशन तो हमने पहले भी पढ़ा है, वो पता है। हमारे लिए तो थ्योरेटिकल पेपर में ये डिफिकल्ट होता था कि हम इंग्लिश के वर्ड्स का मीनिंग ढूंढूं या वो कॉन्सेप्ट समझो जो था। तो हम लोग लास्ट 10 डेज के अंदर 2000 बुक होता था, हमने उसके अगर पढ़ करके हम सब ने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया है। आपने भी अगर 3rd ईयर तक आ गए तो ये समझ में आ गया होगा कि बीटेक की डिग्री कैसे मिली। बट कैरियर की डिग्री ऐसी इतनी आसान नहीं है, तो उसके लिए एक्टिवली एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में सोचो। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड टेक्निकल होगा, उसको भी ढंग से करो, बहुत आराम से हो जाएगा, टफ नहीं होगा। टफ नहीं होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। और लास्ट में मैं एक पॉइंट सेंड करूँगा कि बच्चे, सक्सेस का एक ही मंत्र है कि हार्ड वर्कर। मतलब आप जब तक हार्ड वर्क, बच्चा बोलता है सर स्मार्ट वर्क, अभी तो आपने बोला स्मार्ट वर्क लेबर और ये सारी गम, बेटा मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, बट आपको स्मार्ट वर्कर बनने के लिए पहले हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, तभी आप लूप होल और ये सारी पॉइंट समझ पाओगे, तभी आप एक स्मार्ट वर्कर बन पाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो डायरेक्टली, कोई ऐसी नहीं है कि आपको डायरेक्टली कोई बता जाए और ये स्मार्ट वर्क है, नहीं जी, जब तक खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे।
मैंने तो 10 डेज के अंदर आपके कैंपस के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए। कितने बच्चे को आया कितने को नहीं आया ये डिसाइड करेगा जब वो बच्चा टेस्ट देगा, जब उसकी प्लेसमेंट होगी। जिसने मेहनत किया है, जिसने उसके बाद टेस्ट दिया है, जिसने P1 2 P3 4 अटेम्प्ट किया है, जिसने क्लास के टेस्ट को दिया है, वो बच्चा बेटर स्कोर करके आएगा। सही बात है सर, वही वाला हार्ड वर्क भी ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है। हार्ड वर्क से ही स्मार्ट वर्क आता है। नहीं तो आप एग्जाम्पल के लिए याद करो कि मैं जैसे मैकेनिकल बैकग्राउंड से था, तो मैं आपकी पता नहीं आपके डोमेन में क्या सब प्रैक्टिकली होती है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होते थे और मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में हेक्सा चलाने के लिए दिया गया था। और हम लोग सोचते हमने सोचा था कि भाई इंजीनियर बनने आए हैं या हेक्सा चलाने आए हैं, बट वो सिखाया गया था, वो नेसेसरी है। क्योंकि जब तक आप वो समझोगे नहीं तब तक आप वहाँ के लूप होल को नहीं पकड़ पाओगे और आप एक स्मार्ट वर्कर नहीं बन पाओगे, जब तक आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि हर एग्जाम के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिकली को रिलेट करो, जितनी ज़्यादा हो सकता है को रिलेट करने की कोशिश करो। सही, ठीक है सर, ये सारा एडवाइस आई होप सब लोग समझ गए हो। और थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और आई होप आपसे आगे भी इंटरेक्शन। ज़रूर होगी बेटा। थैंक यू सो मच सर।